हाँ जी, मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास कंसल्ट अकेडमी बठिंडा से मैं संजय हमारे इस ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी उम्मीद ये भी है कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी, ठीक है? सभी अपनी तैयारी के तैयारी में लग रहे होंगे, ठीक है? हाँ जी, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है लगभग हम ये 13 भाग कर चुके 13 से 14 भाग कर चुके हैं। जो ये सीरीज है ना ये एमसीक्यूज है, ठीक है ना, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जैसे हम इस एक वीडियो के अंदर लगभग 25 क्वेश्चन कर पाती है, ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो खूब निकलते हैं और लगभग हम यहाँ से हमारी पॉलिटी की सीरीज के अंदर 25 क्वेश्चन के अंदर जो हमारे क्वेश्चन जो निकलते हैं अब वो 150 से 170-80 के बीच में ये क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो बड़े ही आप इसे ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। आप एक पॉजिटिव नजरिए से आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है which article in the constitution on India provides for the post of CAG, ठीक है ना। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब आप सभी को पता है मैंने इससे पहले बताया भी हुआ है जो कैग है ना वो भारतीय संविधान के अंदर है। ये कौन से आर्टिकल में बताया हुआ है? तो ये आर्टिकल नंबर 148 में बताया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये 148 से लेके कितनवे आर्टिकल तक है, कितनवे अनुच्छेद तक है, ठीक है ना। तो आप बताओगे 148 से लेके ये 151 151 नंबर आर्टिकल तक है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा अब कि कैग के लिए भारतीय संविधान के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स के अंदर इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये किया हुआ है चार चार आर्टिकल के अंदर कैग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चार कैसे हुए? 148 149 150 और 151, ठीक है ना। ये टोटल जो आर्टिकल हुए ये होते हैं 151, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब कैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। कैग क्या होता है? कैग एक ऐसा कैग एक ऐसा ऑफिसर होता है जो ऑडिट भी किया करता है, ठीक है ना। ऑडिट भी किया करता है और एक अकाउंट्स का काम भी करता है, ठीक है ना। मेन जो काम रहता है इसका ऑडिट का काम रहता है, किसका? कैग का, ठीक है ना। किसका काम रहता है? कैग का। कैग का काम क्या है? एक ऐसा फंड, एक ऐसा जिसे क्या कहा जाता है? कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड की जांच करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है ना। किसकी जांच करता है? कंसोलिडेटेड फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? भारत का कोई भी नागरिक है अब वो टैक्स पे कर रहा है, रेवेन्यू पे कर रहा है, ठीक है ना। किसी प्रकार का रेवेन्यू पे कर रहा है तो वो जो रेवेन्यू है एक पैसे के रूप में कहा जाता है, हो जाता है गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। इतने में सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा क्या करती है? एक ग्रांट के रूप में लोगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सारा क्या करता है? ग्रांट के रूप में वो पैसा अलॉट कर देता है, ठीक है ना। किसी राज्य के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शहर के अंदर, ठीक है ना। जैसे रोड वगैरह बनवाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा वो पैसा जो भारत का नागरिक टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में पे करता है भारतीय सरकार को, अब वो पैसा वापिस उस नागरिकों के ऊपर ही लगता है और उनका जो रहने का स्थान है वहां पर उनकी डेवलपमेंट के लिए ये सारा का सारा पे क्या पे जो पैसा है ये लोड करता है ग्रांट के रूप में भारतीय सरकार, ठीक है ना। तो उस वो जो पैसा है वो पैसा है उसे क्या कहा जाता है? उसे कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है? कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। ये संचित निधि, हिंदी वाले लिख लेंगे संचित निधि कहा जाता है इसे, ठीक है ना। संचित निधि कहा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, ठीक है। उसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? कंसोलिडेटेड फंड की। कंसोलिडेटेड फंड की जो रिपोर्ट तैयार करेगा, संचित निधि की जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो करेगा क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है ना। हाँ जी, सबसे पहले आप एक बात जानते हैं, इसकी जो शुरुआत होती है कैग की, कैग की जो शुरुआत होती है ना स्टूडेंट्स, तो वो होती है 1950 से, ठीक है ना। कब से होती है? 1950 से होती है, ठीक है। 1950 के बाद ये 1976 में
1976 मतलब लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं, लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं। इस 26 वर्ष में ये क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड जो है उसके बीच में अकाउंट्स और ऑडिट करने का काम करता है। इस 26 वर्ष के दौरान कितने लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं स्टूडेंट? 26 वर्ष हो चुके हैं। इस 26 वर्ष के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट्स और ऑडिट का काम, जो रिपोर्ट है वो कौन क्या तैयार करता है? तैयार करता है वो कैग, ठीक है ना? हाँ जी, कंसोलिडेटेड फंड का अकाउंट्स और ऑडिट। लेकिन इन 26 वर्ष के बाद कैग से अकाउंट्स का ये डिपार्टमेंट क्या कर दिया जाता है? छीन लिया जाता है, ठीक है ना? ये डिपार्टमेंट है कैग से छीन लिया जाता है, ठीक है, कैग से छीन लिया गया। अब ये छीना जाता है कब? 1976 में, लेकिन उसके लिए 1971 में एक्ट पास किया, ठीक है ना? एक्ट पास किया गया था किसके लिए? इनसे ये जो डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का ये छीना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर का, ठीक है ना? सेंटर का भी कंसोलिडेटेड फंड अलग होता है और स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड की जो अलग होता है ये, ठीक है ना? लेकिन इससे जो छीना गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट्स का ये क्या अकाउंट डिपार्टमेंट छीन लिया गया, ठीक है ना? हाँ जी। अब पापा बात करेंगे स्टेट की, पापा बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स का काम है, जो अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स का काम है और उसके बाद ऑडिट का जो काम है, और उसके बाद जो ऑडिट का काम है, ये सारा का सारा अभी भी कौन संभाल रहा है? ये दोनों के दोनों अभी भी कौन संभाल रहे हैं? वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया संभाल रहे हैं, ठीक है ना? कौन संभाल रहा है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया संभाल रहे हैं, ठीक है ना? उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा का सारा समझ आ रहा होगा बढ़िया से। हाँ जी। अब तो स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट, मतलब भारतीय संविधान के अंदर जो संविधान का प्रभावित हुआ, कब लागू हुआ, अब वो बात कर रहा है ये। इतने में देखिएगा आप। हाँ जी। अब ये क्या कर, कब हमारा संविधान कब लागू होता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे जिनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, वो सोच रहे होंगे सर ये आसान सा क्वेश्चन डाल दिया। बिल्कुल, अब आगे देखना क्वेश्चन कितने बेहतरीन निकलेंगे इसके अंदर से। इसी वजह से ये आसान क्वेश्चन डाला गया, क्योंकि बड़ा ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हमारा प्रयास ये रहता है क्वेश्चन आसान से आसान सभी के सामने आए, और मुश्किल से मुश्किल जो क्वेश्चन है सभी के सामने आए, ताकि हर एक लेवल का स्टूडेंट इसे कर सके बढ़िया से, ठीक है? हर एक लेवल का स्टूडेंट इसे पढ़ सके, ठीक है ना? तो एक सबसे बड़ा जो हमारा प्रयास रहता है, हम इसलिए बड़े ही डेडिकेट रहते हैं, इसके लिए बड़े ही डेडिकेट रहते हैं कि एग्जाम के अंदर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी पोर्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए, ठीक है ना? ये हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहता है कि हर क्वेश्चन किसी भी तरह वो आपको कवर करवाया जाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब बनाया गया? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब ये लागू करने से पहले ये क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स? क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर, हाँ जी, एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आएगा जवाब भी, किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया? तो ये एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया, ठीक है ना? अब यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, संविधान जो सभा है, ठीक है ना? इसका क्या काम? सबसे पहले इसका काम ये है कि इसने भारत का क्या बनाया? संविधान बनाया, ठीक है ना? किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है? और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा?
और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो टोटल मीटिंग्स होती हैं, टोटल मीटिंग्स जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है 11 होती है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसकी जो फर्स्ट जो मीटिंग है, फर्स्ट जो मीटिंग है वो कब होती है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 1946। तो आप ये बताइएगा टोटल जो होती है, ठीक है, तो आप ये बताइएगा, हाँ जी, टोटल जो मीटिंग होती है कितनी होती है, 11 होती है। आप 11 मतलब क्या बोल रहा है वो, लास्ट लास्ट 11th। तो 11th जो मीटिंग है ये होती है 24 जनवरी, ये होती है 24 जनवरी 1950, ये होती है 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950। अब 24 जनवरी 1950 तो मीटिंग होती है लास्ट। अब इस लास्ट मीटिंग में क्या बताया गया, इस लास्ट मीटिंग में 3 चीजों को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, कितनी चीजों को, 3 पॉइंट्स को अडॉप्ट किया गया। तो स्टूडेंट्स अब फर्स्ट आप देखोगे, नेशनल फर्स्ट किया नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया जिसका, ठीक है। और जो सेकंड है वो है नेशनल, एंथम अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। और जो थर्ड किया, अब वो बनाई गई फर्स्ट, अब वो बनाई गई फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है ना स्टूडेंट, किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। हाँ जी, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब 26 नवंबर को दिवस मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस। ये मनाया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ठीक है। एक और दिवस मनाया जाता है लॉ डे, कह सकते हैं कानून दिवस। हाँ जी, एक और दिवस मनाया जाता है लॉ डे भी मनाया जाता है, कानून दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद आपको ये सारा का सारा समझ लग रहा होगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज नोन एज, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे कहा जाता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की परिषद जो कहा जाता है वो कहा जाता है राज्यसभा को। किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे सेकंड चैम्बर कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स सेकंड चैम्बर, सेकंड चैम्बर कहा जाता है इसे, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, सेकंड चैम्बर कहा जाता है, सेकंड चैम्बर ऑफ हाउस, सेकंड चैम्बर ऑफ हाउस, ठीक है। सेकंड चैम्बर कहा जाता है राज्यसभा को। और इसका जो आर्टिकल है ना, राज्यसभा का जो आर्टिकल है, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर है 80, ठीक है। कौन सा है, 80 है, हाँ जी 80 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 80 है राज्यसभा। अब क्वेश्चन आएगा राज्यसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। राज्यसभा का जो हेड होता है ना, अब वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जिस पद पर ये बैठता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पद पर हेड होता है, उस हेड का जो पद होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये दोनों की दोनों चीजें जो ली गई, कहां से ली गई, तो ये यूएसए से ली गई स्टूडेंट्स, ये कहां से ली गई, यूएसए से ली गई। अगर आप आगे बात करते हैं लोकसभा का जो आर्टिकल है ना 81, पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है ना वो है
79 है स्टूडेंट्स, ठीक है। पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है 79 है। हाँ जी स्टूडेंट, राज्यसभा की जो टोटल मैक्सिमम जो सीट होती हैं, राज्यसभा की मैक्सिमम जो सीट्स होती है कितनी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 250, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान के अंदर प्रेजेंट में एट प्रेजेंट कितनी है, तो ये है 240। हाँ जी, तो ये है 245, ये है 245। इसमें से जो 12 होती है वो कौन सी होती है, नॉमिनेटेड, ये होती है नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये कितनी रह चुकी है, 233। तो ये 233 इलेक्टेड होती है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इलेक्टेड होती है, और इलेक्टेड कहां से होती है, स्टेट एंड यूटी से, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ जी, आगे बढ़िएगा तो अपन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम। हाँ जी, ये बोल रहा है कि गैप कितना होना चाहिए टू सेशन के दौरान, ठीक है ना। हाँ जी, पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेशन होते हैं या मैक्सिमम कितने होते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो सेशन होते हैं ना, हाँ जी, इसके जो सेशन होते हैं मैक्सिमम होते हैं, ये मैक्सिमम होते हैं 3, ठीक है। मैक्सिमम कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से, हाँ जी, फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट है बजट सेशन, फर्स्ट है बजट सेशन। तो सेकंड हमने किया मॉनसून, ठीक है। हाँ, ये किया हमने मॉनसून, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने किया विंटर सेशन, ये 3 प्रकार के सेशन होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार ये 3 हो नहीं पाते किसी कारणवश, ठीक है। ये 3 नहीं हो पाते, तो ये करने कितने जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो सेशन है ना, 2 सेशन करने बड़े जरूरी है, ठीक है ना। 2 सेशन करने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये 2 सेशन हो चुके हो, कंप्लीट करने जरूरी है, ठीक है। और ये 2 सेशन के बीच में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। ये 6 महीने का गैप होना चाहिए। हाँ जी, जाहिर सी बात है, अगर साल के अंदर 2 होते हैं तो कितने समय के गैप की बात होंगे, गैप के दौरान होंगे। क्या आंसर आएगा, 6 महीने, ठीक है। सेशन को बुलाने की जो पावर है वो किसके पास है स्टूडेंट्स, वो है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास है, प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट कौन है प्रेसिडेंट, ये द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये है द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और ये कितने में है, ये 50th है, ये 50th है। कहां से बिलोंग करते हैं ये, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहां से बिलोंग करते हैं ये, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट है हमारे भारत के अंदर, ये कहां से लिया गया है, ठीक है। तो आप बढ़िया से जवाब दोगे, ये यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ठीक है, जिसे हम ब्रिटेन भी कह देते हैं, ठीक है। यूके से लिया हुआ है पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री किसे कहा जाता है, पार्लियामेंट्री की 2 फॉर्म को, कौन सी 2 फॉर्म, 2 हाउस फॉर्म किसे कहा गया, यहाँ पर हाउस को कहा गया, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, ठीक है ना। और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब आप बात करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वाज द सीरियल नंबर ऑफ 2019 लोकसभा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर उसने तो ये बता दिया कि जो कौन सा सीरियल नंबर है 2019 के अंदर जो क्या बनती है, लोकसभा बनती है, लोकसभा, ठीक है। इसका जवाब है वो है 17, 2 नंबर आंसर आएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मॉडिफाई होके आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, अब ये बोलेगा कि आप ये बताइएगा, हाँ जी, तो आप ये बताइएगा न्यू लोकसभा जो है ये कब बनती है, न्यू लोकसभा, नई लोकसभा कब बनती है, तो बढ़िया से जवाब दीजिएगा। अब ये नई लोकसभा किसके बारे में बात कर रहा है, नई लोकसभा मतलब जो चल रही है वर्तमान के अंदर, ये रनिंग में है, ठीक है ना। तो वो है 70th है। और ये कब बनती है, अभी हमने किया, ये बनती है 2019 में। और इस 2019 की नई लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर कौन बनता, हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर बने, सभी को पता होना चाहिए, नरेंद्र, हाँ जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा
अब ये 2019 में हुआ। तो ये जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है कितने वर्ष का होता है, ये 5 वर्ष का होता है टेन्योर टर्म, क्या इसका कार्यकाल, ठीक है ना। हाँ जी, ये कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री जो रहते हैं 5 वर्ष के लिए रहते हैं, ठीक है ना, वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब रीइलेक्ट फिर से भी इन्हें चुना जा सकता है, ठीक है। वैसे ये कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। इससे पहले ये कब बने प्राइम मिनिस्टर, तो ये बने 2014 में, और 2014 में जो लोकसभा बनी थी वो कितनी बनी थी, 60th लोकसभा बनी थी स्टूडेंट। कितनी लोकसभा बनी थी, 60th लोकसभा बनी। अब ये क्वेश्चन आएगा, नई जो चल रही है, नई जो है वो 17वीं है, ठीक है ना, 70th है। अब वो बोलेगा अब कब बनेगी इसके बाद। अब ये देखिएगा 2019 में बनी, अब नई वाली है, उससे पहले 2014 में, कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का। तो अब रनिंग में जो है 17वीं वो 2019 में, ठीक है ना। आने वाली कब बनेगी, ये बनेगी स्टूडेंट 2024 में बनेगी, ठीक है ना। कब बनेगी, 2024 में बनेगी, ठीक है, 2024 में। अब वो भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये कितने में बनेगी, ठीक है ना, 2024 में। अब कौन सी चल रही, 17वीं 2024 में, कितनी है ये, 18वीं 80th है। बात क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बात क्लियर है ना। हाँ जी, बढ़िया से कीजिएगा, बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये 60th जो लोकसभा हुई 60th, ठीक है, ये कब होती है, 2014 में, ठीक है। 17वीं कब बनी, 2019 में। 80th कब बनेगी, 2024 में। उसके 5 वर्ष बाद कब बनेगी, 2029 में। कौन सी बनेगी, 90th 19वीं बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद आपको ये सारा का सारा बढ़िया समझ लग रहा होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिएगा आप। हाँ जी, नेक्स्ट है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर हैव हेल्ड पोजीशन ऑफ लोकसभा स्पीकर, ठीक है, 2021 अगस्त तक, ठीक है। ये अभी तक भी पूछ लेता ना यहाँ पर, अगर 2021 की जगह हमारा 2023 तक भी पूछ लेता तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम रहता, क्योंकि अगस्त के बाद कोई भी और महिला फीमेल ये लोकसभा स्पीकर नहीं बनी, ठीक है ना। हाँ जी, तो आंसर है ये 2 नंबर आंसर आएगा। और 2 महिलाएं, तो ऐसी महिलाएं जो क्या रही है, स्पीकर रही है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, ये 2 रही है, ठीक है। 2 में से जो फर्स्ट है, 2 में से जो फर्स्ट है ना, वो कौन सी है, फर्स्ट लिखिएगा बढ़िया से आप। फर्स्ट है मीरा कुमारी, हाँ जी, फर्स्ट जो है ना स्टूडेंट्स वो है मीरा कुमारी, मीरा कुमारी, ठीक है। लोकसभा की पहली महिला जो स्पीकर बनती है, ठीक है। और ये कब बनती है, 2004 में बनती है। कब तक बनती है, 2009 तक बनती है स्टूडेंट, ठीक है। टोटल कितनी हुई है, 2 है, तो अपन सेकंड भी लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड है सुमित्रा महाजन, सेकंड लिखिए आप, सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन है, ठीक है। ये कब बनती है स्टूडेंट्स, ये बनती 2014 में 2019 तक, ठीक है। ये कौन सी लोकसभा में बनी, ये थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ये कौन सी लोकसभा के लिए बनी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया 2014 में कौन सी लोकसभा हुई थी, 16वीं लोकसभा हुई थी, ठीक है। तो ये 16वीं लोकसभा के लिए बनी थी। बात समझ आई स्टूडेंट सभी को, ठीक है। हाँ जी, 16वीं लोकसभा के लिए बनी। उससे पहले 2009 में 15वीं, और उससे पहले 2004 में कितनी लोकसभा बनी, तो ये जैसे ये 2014 में बनी 16वीं, ठीक है। 2009 में बनी 15वीं, 2004 हमें कौन सी लोकसभा बनी, तो ये बनी 14वीं लोकसभा बनी, ठीक है ना। तो इस तरह के थोड़े से डीपली क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। क्या करना है, सिर्फ सीक्वेंस तो लोगों ने, ठीक है ना। अगर आपको वर्तमान की याद है लोकसभा, और ये पता है कि हर 5 साल बाद का नंबर चेंज होता है, ठीक है ना, जो इसका कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है, तो आप बढ़िया ढंग से सीक्वेंस वाइज से बता पाओगे, ठीक है ना। बस आप एक बार इसे ढंग से सीखने का प्रयास कीजिएगा, अब बढ़िया आप सीख पाए ना, तो बढ़िया सीक्वेंस वाइज आप बता पाओगे इसे, ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन किए, बहुत बढ़िया किए, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये सारा का सारा आप बढ़िया समझ आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं। 8th क्वेश्चन ये बोल रहा है, जो इसे रिमूव कर सकता है गवर्नर, गवर्नर को जो रिमूव कर सकता है वो कौन कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारा इसका बेहतरीन जवाब ये है कि इसको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है ना। कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट तो रिमूव कर सकता है, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना होगा इसका जो टेन्योर है,
इसका जो टेन्योर है कितने वर्ष है, इसका टेन्योर है 5 इयर्स, ठीक है। 5 वर्ष का इसका टेन्योर रहता है, इसका कार्यकाल मतलब उसके पद पर बैठने का जो समय है वो कितना रहेगा, अब वो 5 वर्ष रहेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर 5 वर्ष बोलने के बाद हमारा जो जवाब है अब वो इनकम्प्लीट रहता है, मतलब पूरा नहीं होता, अधूरा जवाब है ये। इसको इसे कंप्लीट करने के लिए जो हमारा जवाब है, इसका जो आंसर है 5 वर्ष, तो इसका टेन्योर है। लेकिन प्रेसिडेंट की इच्छा तक, राष्ट्रपति की इच्छा तक, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाहे इसे 5 वर्ष से पहले भी बिना किसी की एडवाइस, बिना किसी की परमिशन से इसे हटा सकता है। किसे हटा सकता है, तो ये गवर्नर को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जवाब रहेगा यहां पर प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट से एडवाइस फ्रॉम, ठीक है ना। मैंने जैसे आपको यही बताया, ये बोल रहा है कि गवर्नर के ऑफिस से इसे रिमूव करने के लिए क्या किसी की एडवाइस की जरूरत है। अब मैंने इससे पहले बताया बिना तो किसी की एडवाइस लेगा और ना ही किसी से ये पूछेगा, ये अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, अपनी इच्छा से ये कर सकता है, इसे रिमूव, ठीक है ना, इसे इस पद से हटा सकता है। कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी, तो आंसर इसका जो आएगा वो आएगा नन ऑफ देम, मतलब इनमें से कोई ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ना सुप्रीम कोर्ट, ना चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है ना। तो ऑप्शन सारे के सारे ये क्या है, जो 3 नंबर है ये बिल्कुल नहीं हो सकते, और जो 4 नंबर है इसका जवाब है, अगर यहां पर प्रेसिडेंट आता, ठीक है ना, यहां पर प्रेसिडेंट आता तो इसका जवाब बिल्कुल ठीक हो पाता, ठीक है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिएगा आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। इससे पहले मैंने आपको ये बताया, इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो स्टेट का हेड होता है, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा, तो डियर स्टूडेंट्स वो कौन होगा, तो वो होगा गवर्नर, ठीक है स्टूडेंट्स, वो कौन होगा, गवर्नर होगा, ठीक है। हाँ जी, तो जो सेंटर है, हाँ जी, सेंटर एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है और वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और ये इसका जो जवाब आएगा तो क्या आएगा, यहां पर गवर्नर आएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, सही जवाब क्या है, वो है गवर्नर, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं राज्यपाल, ठीक है ना। और राज्यपाल हर एक राज्य के अंदर होता है, ठीक है ना। जब भारत का संविधान बना तो उसमें बताया गया कि भारत के हर एक राज्य के अंदर क्या होगा, राज्यपाल होगा, हर स्टेट के अंदर क्या होगा, गवर्नर होगा, ठीक है ना। और ऐसे आर्टिकल कौन से में बताया कि हर एक स्टेट के अंदर राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार करवा रहा हूं। और तो वो आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 153 की हर एक राज्य के अंदर क्या होगा, एक गवर्नर होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या होगा, हर एक राज्य के लिए गवर्नर होगा, ठीक है। अब यहां पर एक अमेंडमेंट होता है, 7th अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना, बदलाव करना, परिवर्तन करना, या किसी चीज में सुधार करना, रिफॉर्म करना कहलाता है अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट होता है 1956 में, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना। 7th अमेंडमेंट पता होना चाहिए। 7th नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ वो कब होता है, 1956 में होता है, ठीक है। इसमें यह बताया गया कि जो गवर्नर है, जो एक गवर्नर है ना, एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, ठीक है ना। एक गवर्नर जो है, एक गवर्नर जो है 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों का, 2 से अधिक स्टेट्स का क्या बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट में, इस बदलाव में ये बताया था, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा, गवर्नर। स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा, गवर्नर होगा। अब इस यहां पर इसके कहने का भाव क्या है कि स्टेट की जो, जिससे सरकार चलती है कार्यकारिणी से, कार्यकारिणी मतलब एग्जीक्यूटिव, और इसकी जो कार्यकारिणी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव जो पावर है जिससे राज्य सरकार चलती है, वो सारी की सारी पावर किसके पास होगी, और वो गवर्नर के पास होगी। इसका कहने का मतलब ये है। और ये किसमें बताया, आर्टिकल नंबर 154 में बताया है कि राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होगी, गवर्नर के पास। और गवर्नर को क्या कहा जाता है, गवर्नर को कहा जाता है सेंटर का एजेंट,
ठीक है ना स्टूडेंट, इसे कहा जाता है सेंटर का एजेंट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गवर्नर, गवर्नर को कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिएगा आप, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। हाँ जी, चलो इसके साथ आपका कुछ और कर लेते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के अभी मैंने आपको करवाया नहीं, आगे बात करेंगे। गवर्नर, गवर्नर के आर्टिकल्स मैंने आपको करवा दिए 153, 154, इससे पहले 155 भी किया, 6 भी किया, 157 भी किया और 159 भी किया। ठीक है ना, 9 के अंदर जैसे हमने किया आर्टिकल नंबर 159 के अंदर ओथ है। ठीक है, अभी इन्हें शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है हाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किसे शपथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसे शपथ दिलाता है? गवर्नर को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अभी आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर के लिए कौन से आर्टिकल में बताया है कि गवर्नर होना चाहिए? ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 153। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा इसका? 153 आंसर आएगा। ठीक है, तो हर एक राज्य का क्या होना चाहिए? गवर्नर होना चाहिए। गवर्नर प्रोवाइड करवाया गया आर्टिकल नंबर 152 में करवाया गया है। ठीक है, जैसे हमने किया कि हर एक राज्य के स्टेट में क्या होना चाहिए? गवर्नर होना चाहिए। और इससे पहले मैंने यही किया है 54 में क्या बताया कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव, स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है? वो है गवर्नर के पास। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़िएगा। Which among the following state does not have a bicameralism legislature? ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, अब ये महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये समझिए बाइकैमरलिज्म होता क्या है। ठीक है, बाइकैमरलिज्म होता क्या है? ठीक है, बाइकैमरलिज्म उसे कहते हैं जिस स्टेट में, जिस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिस राज्य में अगर ये दोनों हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसे क्या कहा जाएगा? बाइकैमरलिज्म कहा जाएगा या कहा जाएगा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लेजिस्लेचर को कहा जाता है विधानमंडल। और विधानमंडल किसे कहा जाता है? लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानमंडल के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। अगर ये दोनों किसी राज्य में आ रही है तो उन्हें क्या कहा जाता है? ये कि बाइकैमरलिज्म है, ये लेजिस्लेचर है, ये राज्य है। ठीक है ना, हाँ जी, तो आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत राज्य के अंदर, सबसे पहले आप ये देख लेते हैं कि भारत राज्य के अंदर कितने राज्य हैं जहां पर बाइकैमरलिज्म है? तो ये कितने हैं? 6 हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। 6 राज्य है जहां पर बाइकैमरलिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद करते हैं भी 6 किस किस राज्य के अंदर है। ठीक है ना, जिस सीक्वेंस से मैं आपको बताऊं उस सीक्वेंस से आप बढ़िया ढंग से याद कीजिएगा। ठीक है ना, बार बार बोलने का प्रयास कीजिएगा, बार बार बोलोगे तो चीजें याद होंगी, बार बार फिर से माइंड के अंदर आएगी। अगर एक बार कोई चीज माइंड के अंदर बैठ जाए तो वो जल्द से माइंड से निकलती नहीं है, अगर आप तैयारी को लेकर डेडिकेट हो तो। ठीक है ना, अपने आप का जो डेडिकेशन लेवल है वो बढ़िया कर लीजिए, ताकि कोई चीज को हम 1-2 बार याद कर ले, रिपीट कर ले, वो हमारे माइंड के अंदर रहे। ठीक है ना, अब माइंड के अंदर रहेगी, डेडिकेशन आप स्टूडेंट हो, माइंड के अंदर रही तो एग्जाम के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे आप लोग। ठीक है ना, हाँ जी, तो 6 है। सबसे पहले देखिए इस सीक्वेंस से करोगे आप। पहला है आंध्र प्रदेश, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। हाँ जी, आंध्र प्रदेश के बाद हमने किया सेकंड करोगे आप तेलंगाना, सेकंड करोगे स्टूडेंट्स आप तेलंगाना, और उसके बाद आप करोगे कर्नाटका, उसके बाद आप करोगे कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद आप करोगे यूपी, उसके बाद करोगे महाराष्ट्र। ठीक है, कितने? 5 हो चुके हैं। उसके बाद एक रह गया, वो है बिहार। मतलब इन 6 राज्यों के अंदर क्या है? बाइकैमरलिज्म है। क्या है? लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर किसे कहा जाता है? जहां विधानसभा और विधान परिषद है।
ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसमें से आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है। इसमें महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, आंध्र प्रदेश भी है। तो इसमें से ऐसी कौन सा स्टेट है जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, बाइकैमरलिज्म नहीं है, ठीक है ना। तो उससे वो जवाब है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, एक और चीज समझिएगा आप यहां पर। हाँ जी, एक और चीज समझिएगा आप यहां पर। अब इसका जो आंसर है ना, जो आंसर तो है इसका वेस्ट बंगाल, ठीक है। आंसर जो है इसका वेस्ट बंगाल है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है, गवर्नर, गवर्नर क्या करता है, नॉमिनेट करता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है। और कितने लोगों को नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जैसे राज्यसभा हमने की, राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी गवर्नर क्या करता है, नॉमिनेट करता है कुछ कैंडिडेट को। और वो कैंडिडेट कितने होते हैं, कितनी संख्या होती है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो जो संख्या होगी वो होगी 1/6, ठीक है ना, वो होगी 1/6। अब आपके दिमाग में ये हो रहा सर किसका 1/6, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/6 या बाइकैमरलिज्म का, मतलब दोनों सदनों का एक, ये 1/6 है। तो अब ये ध्यान से सीखिएगा, ये जो 1/6 होगा ना, वो लेजिस्लेटिव का 1/6, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की जितनी टोटल सीट्स होंगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जितनी भी टोटल सीट्स होंगी, उसका 1/6 क्या होगी स्टूडेंट्स, सीट होंगी। वो जो नॉमिनेट करेगा गवर्नर, जो गवर्नर नॉमिनेट करेगा 1/6 होगी, किसकी 1/6, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टोटल होगा, टोटल सीट होगी उसका 1/6, ठीक है ना। अब ये देखिए, ध्यान से सीखिएगा आप, यहां पर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ध्यान से सीखिए। अब ये टोटल है किसका, टोटल है किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब अपने को नहीं पता टोटल कितना है, ठीक है ना, लेकिन ये पता लगाना बेहद जरूरी है कितना टोटल होना चाहिए, ठीक है। इसका जो टोटल होना चाहिए ना, इसका जो टोटल होना चाहिए वो टोटल होना चाहिए लेजिस्लेटिव, वो टोटल होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3, 1/3 होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3। ये क्या है, मैक्सिमम है, ये क्या है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम है। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का टोटल जो होना चाहिए वो 1/3 होना चाहिए, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। जिस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल सीट्स होंगी उसका 1/3 टोटल सीट्स किसकी होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की होगी, ठीक है ना। यहां पर कंफ्यूजन बहुत क्लियर होती है, तो ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको इसके अंदर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो पाए, ठीक है ना। अब जैसे वेस्ट बंगाल है, इसके अंदर तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। हमने जैसे महाराष्ट्र किया, महाराष्ट्र के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है ना। और यहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो टोटल होगा वो किसका 1/3 होगा, वो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होगा। आप ये मान लीजिए जैसे 117 सीट है पंजाब की, अगर पंजाब के अंदर जो 117 सीट है किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना होगा, 1/3, किसका 1/3 होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो 117 का 1/3 लगभग 39 के करीब हो गया, ठीक है ना। तो ये आप ये समझिए 39 के करीब हो गया, ठीक है। तो ये इतनी सीट किसकी होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की होगी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, ठीक है। तो ये एक बात और यहां पर गौर फरमाने वाली है। अब जैसे पंजाब के अंदर जो सीट है 117, इसका जो 1/3 बना, ठीक है ना, इसका जो 1/3 बना वो कितना बना, लगभग 39 बना।
अप्रोक्सीमेट गया 39, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट 39 गया। अगर अप्रोक्सीमेट 39 है तो आप इन सीट्स को 40 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इन सीटों को आप 40 कर सकते हैं। 40 क्यों कर सकते हैं, 40 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 है, और ये मैंने मैक्सिमम बताया 1/3। ये मैक्सिमम किसका है कि लेजिस्लेटिव की मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है। और लेजिस्लेटिव, अब ये ध्यान से देख लीजिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम जो सीट्स होनी चाहिए 40 होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर यहां पर 39 बनती है तो यहां पर उन्हें 40 सीट्स करना बेहद जरूरी है। 40 से कम किसी भी विधान परिषद के अंदर सीट्स नहीं हो सकती, ठीक है ना। किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर किसी भी राज्य के अंदर 40 से कम सीट्स नहीं हो सकती, मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ लगा होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट देखिएगा, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाइकैमरलिज्म है इसका। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल अबोलिश्ड इन 1985 और इन विच ईयर इट वाज रिवाइव्ड बैक, मतलब वापिस इसे क्या बना दिया गया, फिर से बाइकैमरलिज्म बना दिया गया। लेकिन ये पहले बाइकैमरलिज्म बना हुआ था, ठीक है ना। वो बाइकैमरलिज्म क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कब किया गया, 1985 में। कहां का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये जानिएगा, अगर ये 1985 में बंद किया तो ये शुरू कब हुआ, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो ये देखिएगा 1985 में खत्म किया गया, तो ये शुरू हुआ मतलब बना कब, ठीक है ना, बना कब बाइकैमरलिज्म, तो ये बना 1958 में। तो 1958 में बन के इसे कब अबोलिश किया गया, रिमूव किया गया 1985 में, ठीक है ना। 1985 में क्या किया गया, फिर इससे ऐसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। अब ये ध्यान से याद रखना, शुरू कब हुआ 58 में, खत्म कब हुआ पहली बार, तो ये 58 को आप इनके जो डिजिट जो नंबर है ना, इन्हें इंटरचेंज कर दोगे तो 58 का क्या बनेगा, 85 बनेगा, ठीक है ना। इस तरह आप करोगे तो याद बढ़िया ढंग से याद कर पाओगे, ठीक है। 1985 में बंद कर दिया। अब फिर से क्या किया गया, इसे बाइकैमरलिज्म बना दिया गया। बाइकैमरलिज्म का मतलब आप समझ गए, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी। अब वापिस यहां पर बाइकैमरलिज्म बना दिया आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो जवाब है 4 नंबर, 2007 में फिर से क्या कर दिया गया, हाँ जी, फिर से इसे क्या बना दिया गया, बाइकैमरलिज्म बना दिया गया स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट चलो थोड़ा सा वही इशू है स्क्रीन को लेके, ठीक है। इसके अंदर ये क्या बताया जा रहा है, लक्षद्वीप कम्स अंडर, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, अब वैसे समझ लेते हैं क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, कुछ खास लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, समझ आ रहा है भी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट है या कोई कानूनी मामले हैं उसके जुडिशरी है, ठीक है ना, कानूनी मामले जो हैं ये कहां पर आते हैं, कौन से हाईकोर्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप के जो कानूनी मामले आते हैं वो आते हैं केरला हाईकोर्ट के अंदर। कहां पर आते हैं, केरला हाईकोर्ट के अंदर, ठीक है, केरला हाईकोर्ट के अंडर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। केरला की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो है मलयालम, वो है मलयालम। केरला ऐसा स्टेट जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मलयालम, ठीक है ना। लक्षद्वीप की भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये क्या है, मलयालम है, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। उनके इसकी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, उसकी यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना, यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेज, जहां पर ऑफिशियल वर्ग जो होते हैं मलयालम भाषा के अंदर होते हैं। केरला ऐसा राज्य है जहां पर ऑफिशियल वर्ग जो होते हैं मलयालम भाषा के अंदर होते हैं, ठीक है ना, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, तो अब नेक्स्ट देखिएगा, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इज चेयर्ड बाय द, ठीक है। बोथ हाउस ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, बोथ हाउस मतलब दोनों सदनों के द्वारा,
दोनों सदन को इकट्ठा बुलाया जाता है किसी इमरजेंसी के दौरान, और इस इमरजेंसी के दौरान ये सेशन जो ज्वाइंट सेशन है एक साथ बुलाया जाता है। राज्यसभा लोकसभा को बुलाने का जो राइट है, अधिकार है, वो किसके पास है? तो स्टूडेंट्स वो है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना। किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो यही बोल रहा है प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन इसे चेयर कौन करता है? मतलब इसका जो लीड करता है, चेयर करता है, कौन करता है? तो वो करता है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। तो जवाब आएगा इसका 4 नंबर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील ऑथ गवर्नर, ठीक है ना। मैंने इससे पहले आपको ये बता दिया था जब गवर्नर कर रहे थे कि गवर्नर को जो ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है, वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है इसे शपथ, ठीक है। कौन से आर्टिकल में बताया? आर्टिकल नंबर 159। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़िएगा। हाँ जी, हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का जो पहला स्पीकर था वो था जीवी मावलंकर, जीवी गणेश मावलंकर। ये है गणेश वासुदेव मावलंकर, किसी जगह पर नाम आता है जीवी मावलंकर, किसी जगह पर आता है गणेश मावलंकर, किसी जगह पर आता है गणेश वासुदेव मावलंकर, लेकिन आप मावलंकर बेहतरीन ढंग से याद रखोगे, ठीक है ना। हाँ जी स्टूडेंट्स आगे देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया। मतलब जब भारत आजाद हुआ, मतलब गुलामी से फ्री हो चुका था, आजाद हुआ, उसके बाद जो गवर्नर बने, पहली महिला गवर्नर बनी आजाद भारत की किसी भी राज्य के अंदर, तो वो बनी, हाँ जी, तो वो बनी सरोजनी नायडू। और कौन से राज्य की बनी स्टूडेंट्स? वो बनी यूपी की बनी। और कब बनी? ये 1947 से 1949 तक गवर्नर बनी रही, जिसे राज्यपाल कहा जाता है। ये है, नाम है सरोजनी नायडू। 1 नंबर आंसर आएगा इसका, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिएगा आप, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया है, बहुत बार बताया है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसका कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम एज जो चाहिए वो 35 वर्ष चाहिए, ठीक है ना। तो ये किसका पूछ रहा है? गवर्नर का। तो इसका जो जवाब आएगा ना वो 1 नंबर आएगा कि 35 वर्ष इसकी एज चाहिए, ठीक है। हाँ जी, 35 वर्ष एज चाहिए। उसके बाद देखिए, हु इज द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है। तो स्टेट का जो हेड होता है कौन होता है? वो मैंने पहले आपको बताया, तो वो होता है गवर्नर। स्टेट का हेड जो होता है गवर्नर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी 14 फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद टेन्योर ऑफ गवर्नर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। टेन्योर, यहां पर टेन्योर की बात हो रही है, तो आर्टिकल नंबर 56 में क्या बताया है? टेन्योर बताया है, ठीक है। टेन्योर कितना है? 5 वर्ष। किसकी इच्छा तक? प्रेसिडेंट की इच्छा तक ये बने रह सकते हैं। इससे पहले मैंने करवा दिया, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, अभी अमंग द फॉलोइंग ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। भारत के अंदर सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है, सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है, एक बात और ध्यान रखोगे, कई बार हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सुप्रीम कोर्ट किसे कहा जाता है और हाई कोर्ट किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है ना। कौन सा हाई कोर्ट है? कलकत्ता हाई कोर्ट। कब ये स्टैब्लिश किया गया? 1862 में ये स्टैब्लिश किया गया। उस समय 1862 में पहला किया कलकत्ता हाई कोर्ट। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1862 में ही कितने हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए? तो टोटल 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए। एक तो आ गया कलकत्ता हाई कोर्ट, 2 और लिख लीजिए। एक है मद्रास हाई कोर्ट, एक है मद्रास हाई कोर्ट, दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। ये 3 हाई कोर्ट हो चुके हैं। एक फोर्थ और लिख लीजिए आप। अब फोर्थ जो हाई कोर्ट है ना स्टूडेंट्स, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और ये कब बनाया गया स्टूडेंट्स? ये बनाया गया 1864 में। ये बनाया गया 1864 में। तो स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, विच अमंग द न्यूएस्ट हाई कोर्ट पूछ रहा है, भारत के अंदर नया कौन सा बना और कब बना, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हाई कोर्ट जो है ना वो है 25, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लीजिए आप टोटल हाई कोर्ट। हाँ जी, टोटल हाई कोर्ट इन इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट, ठीक है। तो वो कितने हैं? वो 25 हैं,
ठीक है। 25 मतलब 25वां कौन सा बना, मतलब सबसे जो नया लास्ट में बना वो है आंध्र प्रदेश। हाँ जी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और ये कब बनता है, ये बनता है अक्टूबर 2019 में बनता है, ठीक है ना। इसके साथ एक और बनता है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के साथ एक और बनता है, वो है तेलंगाना हाई कोर्ट। स्टूडेंट्स वो है तेलंगाना हाई कोर्ट, लेकिन सेम डे और सेम ईयर ये बने, लेकिन फिर भी ये एक साथ बनते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट कौन सा काउंट होता है, आंध्र प्रदेश काउंट होता है। इस चीज का आप खास ध्यान रखोगे, ठीक है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सेम डे तेलंगाना भी बना, आंध्र प्रदेश भी बना हाई कोर्ट, तो लास्ट कौन सा काउंट होगा, तो लास्ट स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश काउंट होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट ये लिखिए आप, देखिए हु अमंग द ओथ ऑफ ऑफिस जज का जो हाई कोर्ट का जज है उसे शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो शपथ दिलाता है द गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का राज्यपाल से शपथ दिलाता है, ठीक है ना। राज्य का राज्यपाल इसे शपथ दिलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। हाँ जी, हाई कोर्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आ चुका है, थैंक यू, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, ठीक है ना, और आप इसे बढ़िया ढंग से सीख भी पाए होंगे, बढ़िया ढंग से आप याद भी कर पाए होंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसी तरह एमसीक्यूज की जो सीरीज चलती रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट को लेके लगातार हम ये वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक इस तरह अपलोड किए जा रहे हैं, आसान से आसान क्वेश्चन भी होगा और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी होगा। हर एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, अपलोड करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि एग्जाम के अंदर किसी भी तरह का क्वेश्चन ना रह जाए, ठीक है ना। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बेहद पसंद आया होगा ये वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।